ठीक, देखिए क्वेश्चन ये 25 का है। ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी फिगर गिवा है। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी एट द instant when current I equal to 2 ampere and is increasing at the rate of 1 ampere per second। लगेगा किसी से? चलो 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 जल्दी बंद कर लो। हो गया? और इधर बैठो, सीधे बैठो ना, काहे टेढ़ा बैठी हो? लग गया? है 9 वोल्ट आया? 9 वोल्ट तो नहीं आएगा। है कितना आ गया? नहीं आया? नहीं लगा पा रही हो? वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें वोल्टेज होता है। फिर ये -5, फिर माइनस आई इंटू आर इक्वल टू क्या होगा? वी बी। यही हुआ। यहां पर वोल्टेज है वी ए, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि नहीं? तो इसमें ईएमएफ जो होता है ऐसे होता है, और करंट अगर उस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट है तो निगेटिव है। यहाँ ई जो है वो ईएमएफ है, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है सेल में कि नहीं? सेल के भीतर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट उसी डायरेक्शन में है तो प्लस लेते हैं, अपोजिट है तो माइनस लेते हैं, इसलिए -5 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया वी ए माइनस एल की वैल्यू है 1 और डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये हो गया 1 -5 माइनस आई 2 एम्पियर है इंस्टेंटेनियस करंट, 2 इंटू 2 इक्वल टू वी बी हो गया। अब कितना आ गया देखिए, वी ए -1 -5 -4 इक्वल टू वी बी, तो ये 10 हो गया ना।
-5 -1 -4 -10 हो गया, तो VA -10 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट, यही आंसर है। तो ये सही है कि नहीं? किरचॉफ्स लॉ में बहुत बार किया होगा इसको ऐसे। अब इंडक्शन कॉइल है तो करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तब जा करके वो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, तो वो सब दिया है। हो गया? Two solenoid A and B made for same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section. Length of A is twice of B and number of turns per unit length in A is half that of B. The ratio of self inductance of the two solenoid. सेल्फ इंडक्टेंस बताना है टू सॉलिनॉइड का। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, एल की वैल्यू क्या है मालूम है ना? एल इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट, जब वो फ्री स्पेस होता था। अब यहां पर रिलेटिव परमिबिलिटी है मटेरियल का, तो म्यू आर भी हो जाएगा। फिर एन, हाँ, एन स्क्वायर बाई एल इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया है ये। कट गया? यहाँ है तो नेक्स्ट कर दे क्या? ले आओ फिर से। चलिए लगाइए।
L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया, यही है कि नहीं? अब इसको चाहे ऐसे बदल सकते हैं, देखिए म्यू नॉट म्यू आर, यहां पर एक एल नहीं है तो एन स्क्वायर बाई एल का होल स्क्वायर कर ले, तो इसका मतलब एक एल हमने नीचे ले आया तो एक एल ऊपर भी कर दे कि नहीं? एल नीचे ले आए ना, और क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो नीचे स्क्वायर तो था पहले नहीं था, तो अब इसको स्मॉल एल लिख सकते हो, म्यू नॉट म्यू आर, ये स्मॉल एन स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है ए इंटू एल कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिनाइड। तो अब ये दिया, लेट अस कंसीडर टू सॉलिनाइड ए एंड बी मेड फॉर सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, length of A is twice that of B. The number of turns per unit length in A is half that of B. The ratio of self inductance of the two solenoid LA और LB का रेशियो पूछा है, तो अब तो निकाल लेंगे ना, लेंथ भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, दोनों ए के लिए अलग लिखिए और बी के लिए अलग लिखिए, जल्दी से निकाल के बताइए कितना आया। अरे सॉलिनाइड ए के लिए लिखो ना, एल ए निकाल लो पहले, एल ए क्या होगा, म्यू नॉट वही रहेगा, म्यू आर वही रहेगा, और एन स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन ए हाफ ऑफ बी, तो मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इन ए एन मान लो, तो बी में उसका क्या हो जाएगा, डबल, तो इसको हम एन स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं, और इंटू एरिया, ए एरिया तो सेम है, लेंथ क्या है ये देखो, द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहां लेंथ दिया, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी का ट्वाइस है, तो हम इसको क्या मान ले, एल मान ले, इसको क्या मान ले, एल, तो इसका मतलब हमने एन ए को एन लिया है और एल ए को एल लिया है, ये तो लिया, यानी ए के, यानी सॉलिनाइड ए की के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने एन मान लिया है और लेंथ क्या मान लिया है, एल मान लिया। अब बी के लिए लिखिए, एल बी क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी म्यू नॉट म्यू आर, अब एन बी का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स इन बी देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ ऑफ बी कि नहीं, तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ था, एन ए जो है हाफ ऑफ बी है कि नहीं है, हाफ ऑफ बी है, तो एन ए इक्वल टू एन बी बाई 2 है कि नहीं है, तो एन बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन ए, और एन ए को हमने एन माना तो 2n लिख दे, इसको ये क्या लिख दिया, 2n का स्क्वायर, ए वही है। अब लेंथ देखिए क्या है,
लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो लेंथ ऑफ बी क्या है, एल बी क्या है, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी है, बी का ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब ये हाफ है, तो ये हो जाएगा एन एल ए बाई 2, तो कितना हो गया, एल बाई 2 हो गया। अब यहां लिख दीजिए एल बाई 2। अब इन दोनों का रेशियो लीजिए, तो रेशियो लोगे एल ए अपॉन एल बी, क्या आया, देखिए ये सब कैंसिल हो गए, यहां 4, ये आ गया 4 और ये नीचे है 2, तो 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 2, यानी 2/1, नहीं सॉरी 1/2 आ गया, सॉरी ये एल ए अपॉन एल बी किया ना, तो ये एल ए में कट जाएगा, 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2, देख लो एल ए अपॉन एल बी निकाल करके, ऑप्शन दिया है 1 2 2 1 8 8 और 1 8 हट ही गया, 1 और 2 था, कौन सा सही होगा, पहला वाला। देखना है, लगा लिया, आया नहीं, हटाएं, चेक करना चाहो चेक कर लो, यही है 1 2, ये देखो 1/2, चलो आगे, An EMF is generated by an AC generator having 100 tons coil of loop area 1 meter square, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 है, और लूप की एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, द कॉइल रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इज, तो ये एसी जनरेटर है कि नहीं है, एसी जनरेटर में एक कॉइल को रोटेट कराते हैं, तो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 क्या है, E0 क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम EMF, और ये कितना रहता है N A B ओमेगा, ये तो था, देख लो एसी जनरेटर में नहीं है, अरे मैक्सिमम EMF, अरे फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, EMF होता है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100, तो वो रख लीजिए, एरिया, एरिया ऑफ लूप 1 मीटर स्क्वायर 1 रख लिया, बी मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला, ओमेगा कितना है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये भी है 1, कितना हो गया ये 5 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी है, द कॉइल रोटेट एट द स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड,
लूप एरिया 1 मीटर स्क्वायर, coil rotated at the speed of 1 revolution per second. Placed in a uniform magnetic field of 0.05 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. The maximum value of EMF. क्या गड़बड़ है? एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ होगा ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो ये एन इक्वल टू है 1, तो ओमेगा होगा 2 पाई एन, तो ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 2 इंटू पाई इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, ये है ना, ये 10 इंटू 100 इंटू 0.05, तो ये 5 हो गया इंटू 2, तो ये हो गया 10 पाई वोल्ट या 10 इंटू 3.14 तो 31.4 वोल्ट है, तो ये होगा। है ना, देख लीजिए। An EMF is generated by an AC generator having 100 turns of loop area. This the coil rotates at the speed of 1 revolution per second. तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन या 2 पाई एफ, तो एन की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा होगा 2 पाई एन, तो यहाँ ओमेगा की जगह आप क्या लिखेंगे 2 पाई एन, ये हो गया ओमेगा आपका, तो ये हो गया 100 नंबर ऑफ टर्न्स 1.5 और 2 पाई एन, तो आया ये। चेक कर लो, चेक करना चाहो। थ्री 31.4 वोल्ट। चलिए आगे देखिए। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये तो थ्योरी है, थ्योरम है, थ्योरम कौन सा, गासेस फ्लक्स थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म का गासेस फ्लक्स थ्योरम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और दोनों में है ना। तो B डॉट ds इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, क्या होता है, इंटीग्रल B डॉट ds अलोंग द क्लोज सरफेस क्या होता है, 0। नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म, डाइपोल होता है ना हमेशा, तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाता है क्लोज सरफेस से, तो क्या होता है 0। तो ये होगा, ये तो थ्योरी ही है पूरा बी वाला, पढ़ाया गया होगा ना। चलिए चेक करना चाहो चेक कर लो, 0, ये देखो दिया है केवल, मोनोपोल होता ही नहीं है, वही है उसका। चलिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, d5 बाई दिया है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज दिस, φ = 2t³ 4t² + 2t + 5 वेबर।
the magnitude of induced EMF in the coil at t equal to 5 second. Induced EMF क्या है? E equal to d phi by dt. एक आएगा A, हाँ A आएगा, ठीक है, A ही आएगा। निकाल लो ना, E इक्वल टू है d phi बाई dt, तो d बाई dt ऑफ 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये 2 बाहर हो गया, t क्यूब तो 3t स्क्वायर आया प्लस 4t स्क्वायर का 2t हो गया प्लस 2 इंटू 1 और प्लस कांस्टेंट का हो गया 0। तो E एट t है यानी t सेकंड पर, तो ये 6t स्क्वायर प्लस 8t और प्लस 2। और किस समय पूछा है? जब t इक्वल टू 5 सेकंड है, तो E एट 5 सेकंड यानी E5 ऐसे लिख दें ब्रैकेट में, तो क्या आ गया 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2, तो 25 छक्का 150 से हो गया, और ये कितना हो गया 40 और ये 2, तो 192 आया कि नहीं? 192। आसान सवाल है ये। नहीं लगा पा रही हो ना? तुम्हें पूछ रहा है क्यों? फर्स्ट क्या है? ऑनलाइन पढ़ती थी ना? हाँ, 12 तो पास हो ना? ऑनलाइन पढ़ती हो ना? नहीं, अभी इस टाइम तो कुछ नहीं। अजय की लड़की हो ना? हाँ। तो बताया ऑनलाइन पढ़ती है। अब नहीं पढ़ रही हो? ध्यान से पढ़ो, शुरू से आई होती तो सब क्लियर हो गया होता। चलो चलो आगे देखो ये क्वेश्चन। ये स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 मीटर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक ओम 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop, magnetic flux पूछा है, phi B dot A, phi इक्वल टू क्या होता है? B डॉट एरिया वेक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है A, तो phi इक्वल टू B डॉट A, तो ये होता है BA cos थीटा। तो B कितना है? मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है। A एरिया, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और cos 0 कैसे? cos थीटा है, तो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो प्लेन ऑफ लूप के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलर माने वही हुआ ना, प्लेन के नॉर्मल होता है, तो अब ये हो जाएगा cos 0, cos 0 वैल्यू 1 और ये 1, तो 0.5 वेबर है, कोई बी वाला है, ऐसे है लूप, ऐसे है, और मैग्नेट ये हो गया एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी द टू आर इन द सेम डायरेक्शन, तभी मैक्सिमम फ्लक्स है। ये है प्लेन। क्लियर हो गया? चले आगे कि लिखोगी? लिख लो, हो गया।
चलो ये लगाओ, ठीक है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coincide, है ना, कोइंसिडेंट है सेंटर। एक का सेंटर ये है तो दूसरे का भी सेंटर यही है। ये रेडियस है R1, तो R1 बड़ा है, ये R2 है और R1 ये है, R1 ग्रेटर देन R2 है, तो R1 बाहर है और R2 अंदर है, सेंटर उनके एक ही है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If R1 much more than R2, the mutual inductance M between the two them will be directly proportional to, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है तो टोटल फ्लक्स निकाल लो, इक्वल टू होता है एम आई, कि नहीं? टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू होगा एम आई। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स तो इसी में होगा, इसी में होगा ना, यहां से। मान लो इसमें कोई करंट है आई, लगाओ मत, देखो पहले, ये टिपिकल क्वेश्चन है। मान लो जो एक्सटर्नल है लूप, उसमें करंट आई है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। टोटल फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया होगा। तो यहां पर बी कितना है? वो B1 होगा और एरिया होगा A2, क्योंकि हमें इसी से मतलब है, अब स्मॉलर लिया जाता है, ये भी ध्यान रखो। हमेशा क्या लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में? स्मॉलर एरिया, चाहे जैसा सवाल हो। तो ये हो गया फ्लक्स और ये हो जाएगा एम आई। तो B1 कितना है? सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 और नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, I/R1। नंबर ऑफ टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई हो जाता, इंटू A2 πR2 का स्क्वायर इक्वल टू एम आई। आई कट जाएगा, m कितना हो गया? μ0/2 पाई, तो पाई μ0/2 और R2 का स्क्वायर बाई R1। तो ये कांस्टेंट है जो ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसका मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1। तो यही पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1, ए वाला सही है। अब पहले ही बताया था, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हर साल पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एरिया दोनों के अलग अलग होते हैं। तो हमेशा क्या लेंगे? स्मॉलर एरिया, चाहे वो सॉलिनॉइड हो तब भी, सर्कुलर लूप हो, इसको प्लेन कॉइल भी कहते हैं। तो चाहे प्लेन कॉइल हो चाहे सॉलिनॉइड हो, दोनों केस में स्मॉलर एरिया हमेशा लेंगे। चलिए लगाइए।
रोज तुम भी नहीं पढ़ रहे हो ना, कभी नहीं लगा पा रहे हो कुछ, देख लो। क्या करते हो, नहीं पढ़ते हो रोज? कोई और पढ़ाई है क्या? कोई और कोर्स पढ़ रहे हो अभी? तब क्या? चलिए इसको अपने से लगाइए। EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल पूछा है। EMF क्या है? डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यही तो होगा। तो इसका मतलब यही निकालना है आपको। अब इसको अपने से लगा के हमको बताओ कितना आया आंसर। E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो E इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई डेल्टा टी। फाई टू निकाल लो, फाई वन निकाल लो, और टी दिया हुआ है 0.1 सेकंड में चेंज हुआ, 90 डिग्री रोटेट हुआ। पहले परपेंडिकुलर था, उसके बाद ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री रोटेट कर गया ऐसे तो डायरेक्शन हो गया उसका परपेंडिकुलर, तो जीरो हो जाएगा ना। फाई कास फाई होता है। तो निकालो जल्दी कितना है? कौन सा? बी, ये सही है? डी है? देख लो निकाल के। अरे फाई वन निकालो। फाई वन कितना है? फाई वन बी डॉट ए, तो फाई वन कितना आ गया? फाई वन इक्वल टू बी ए कॉस। अब पहले क्या था? परपेंडिकुलर था ना। 800 टर्न्स कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया दिस is kept perpendicular to the magnetic field this when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis। ऑप्शन बी होगा। कितना आया? फाई वन कास जीरो लिखे हो ना, और नंबर ऑफ टर्न्स भी तो लिखना होगा। 800 टर्न्स हैं तो इंटू एन लिख लो कि नहीं? तो एन बी ए आ गया। कितना आ गया? ये एन है 800, बी की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है, और एरिया कितनी है? 0.05 का स्क्वायर है, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कि नहीं? ये -2 है। तो अब कितना हो गया? 5 गुणे 5 ये 25 हो गया, 8 200, 200 हो गया, और डबल जीरो यहाँ है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया, है ना? और फाई टू तो जीरो हो जाएगा 90 डिग्री पर। फाई टू जीरो हो गया, और टाइम दिया है ना, तो E इक्वल टू कितना होगा? चाहे माइनस लिखो या छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है।
है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 -3 अपॉन 0.1 यानी 10⁻⁻1 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.02 बी वाला होगा। इफेक्टिव एरिया दिया है ना 0.05 मीटर स्क्वायर, एरिया है, लेंथ थोड़ो है। अब क्लियर है कि नहीं, चेक कर लो। देखो देख लो, यही आया 8 इन 100 5 10⁻⁻5 5 10⁻⁻2 अपन 0.1, वही वैल्यू तो लिखा था। चलो ये तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। ये तो हमने थ्योरी जब बताया था तभी बताया था कि कहाँ कहाँ एडी करंट यूज होता है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है एडी करंट। तो इसमें तो चारे दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो उसमें तो एडी करंट होता ही है। इलेक्ट्रिक हीटर उसमें भी एडी करंट होगा, उसी से हीट होता है वो। इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। अब जो नया वाला आया है आपका इंडक्शन चूल्हा वूल्हा, मैग्नेटिक ब्रेक, सॉरी ये इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, मैग्नेटिक ब्रेक हीटर में रेजिस्टेंस यूज होता है। ईडी करंट से कोई मतलब, उसमें करंट फ्लो होगा। तो हीट जनरेट हो रहा है HI²RT कि नहीं। तो मैग्नेटिक ब्रेक में होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में होगा, इंडक्शन फर्नेस में होगा, इसमें नहीं होगा। तो किसमें कहा है नॉट यूज्ड, तो नॉट यूज्ड कहाँ है, हीटर में। हीटर में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन चेक करना चाहो चेक कर लो। देखो इलेक्ट्रिक हीटर, एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज इट वर्क्स ऑन द जूल्स हीटिंग इफेक्ट H=I²RT, ये होता है। चलो अब ये लगाओ, लगाओ अभी इसको। एक सवाल बताया था, अब ये सॉलिनॉइड आ गया। पहले क्या था, प्लेन कॉइल था, अब ये क्या है, सॉलिनॉइड है। तो इसको तो लगाओ। चार्ज पूछा है, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। At the center of solenoid coil of this radius this is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduced at the constant rate 0 से 4 एम्पियर। तो I1 0 है, I2 4 एम्पियर है। कितना सेकंड है, डेल्टा टी 0.05 सेकंड। रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो EMF निकाल लेंगे या फ्लक्स निकाल लो, दोनों में से कोई निकाल लो और उसे निकालो। लगाओ,
लग गया है? समझ में नहीं आया? अरे क्या दो है, थ्योरी नहीं पढ़ते हो ध्यान से ना। ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ डायमीटर दिस हैज दिस टर्न, ऐसे है देखो। ऐसे मान लीजिए है ए लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर मीटर, तो स्मॉल एन दिया है, स्मॉल एन है 2 × 10⁴ है ना। ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर हैज 2 × 10⁴ टर्न्स पर मीटर। एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस। अब इसमें एक कॉइल है, ये है मान लो कॉइल, ऐसे है, ठीक। इसका रेडियस भी दिया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम N2 लिख दें, N2, और R2 लिख लें, तो रेडियस है 0.01 मीटर। तो हमें अंदर वाले से मतलब है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। Coinciding with the solenoid axis, the current in the solenoid reduced at a constant rate of 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर, यानी 4 से 0 हो गया, 4 रेट, तो करंट चेंज हो रहा है कि नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो पहले देखो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां होता है, B होता है, इसको B1 लिखो, क्योंकि पहले वाले कॉइल से मतलब है μ0 N1 I1। इस वाले पहले कॉइल में करंट फ्लो किया, तो कितना हुआ μ0, तो μ0 4 पाई 10⁻⁻7, और N1, ये N1 है 2 × 10⁴, और I1 तो 4 एम्पियर का करंट है, तो कितना हो जाएगा 16 × 2 32 पाई × 10⁻⁻3, इतना टेस्ला हो गया, है ना। इतना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहां पर है। अब पहले तो 0 था, पहले करंट क्या था 0, बाद में करंट ये हुआ, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड भी 0 था, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कितना हुआ डेल्टा बी। तो इसका मतलब यही डेल्टा बी है आपका कि नहीं है, ये हो गया B20। तो डेल्टा बी कितना हो गया आपका, डेल्टा बी हो गया सेम 32 पाई × 10⁻⁻3, इतना डेल्टा बी, डेल्टा पाई हो गया। अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, नेट फ्लो ऑफ चार्ज Q होता है डेल्टा पाई बाई आर, निकाला है हम, E होगा डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी कि नहीं, और E बाई आर क्या है I। ये है डेल्टा पाई बाई कैपिटल आर। डेल्टा पाई कितना है 32 पाई × 10⁻⁻3, आर की वैल्यू क्या है 10 पाई स्क्वायर, तो 10
तो रेजिस्टेंस है डेल्टा फाई। फ्लक्स कहाँ निकाला, डेल्टा फाई कहाँ है, तो डेल्टा बी है, सॉरी अभी क्या निकाले हो, डेल्टा बी है ये क्या है, डेल्टा बी। डेल्टा बी इक्वल टू है 32 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब आप पहले वो निकालो डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू होगा बी, डेल्टा बी इंटू N2 इंटू A2 फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल और इसकी एरिया सेकंड कॉइल का। तो पहले ये निकालो, कितना आया था डेल्टा बी, ये यहां देखो डेल्टा बी है 32 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब डेल्टा फाई निकालें तो ये हो गया डेल्टा बी इंटू N2 इंटू A2। डेल्टा बी है 32 पाई इंटू 10⁻³ N2 नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड कॉइल में 100 है तो 10⁻² लिख दे रहे हैं। और एरिया निकालना पड़ेगा, रेडियस कितना है, तो ये हो गया पाई R1 का स्क्वायर, तो ये 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 32 पाई इंटू 10⁻³ -3 -4 और यहां पर +2 तो -5, ये आ गया, हुआ नहीं, देख लो। अब ये Q इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बाई R, तो Q इक्वल टू डेल्टा फाई है 32 10⁻⁻5 बाई 10 पाई स्क्वायर, 10 इंटू पाई का स्क्वायर, तो एक पाई कट गया और एक पावर और हो गया, तो 32 इंटू 10⁻⁻6, तो 32 माइक्रो कूलम है क्या, कोई बी है। और ये कैसे आता है, पहले EMF निकलते हैं, EMF डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और फिर डेल्टा टी dQ बाई dt आई है कि नहीं, ये हमने निकाला भी है, लगा लो पहले। हो गया। अब ये कहां से आता है, जब EMF निकालोगे पहले, तो EMF या हम V लिखे तो ये है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और V है ये V इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R, तो ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और I है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी इंटू R, तो ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब आई डेल्टा टी हटा दो, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई R। क्लियर है कि नहीं, ये देखो ना, E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा, तो इसीलिए ये डेल्टा टी जो है ये यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं यूज हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है ना। तो जब पहले EMF निकालोगे और E इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो करंट इंटू R है,
और करंट होगा क्या, डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो चाहे वो लिख लो। यहाँ डी फाई बाई डी टी लिखते तो यहाँ डी टी लिखते, ये डी फाई, ये डी टी, और ये भी डी क्यू बाई डी टी यहाँ भी, तो डी टी हट गया तो डी क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। तो वही चार्ज पूछा है कि कितना नेट चार्ज फ्लो होगा। अब क्लियर हुआ। और ये निकाला था थ्योरी में हमने, सॉल्व करके देख लो, कॉपी में लिखे हो गया अब कि नहीं आया। ये बड़ा क्वेश्चन है, आधा से काम चलेगा। लिख लो, पूरा लिखना चाहो पहले तो वो लिख लो जो लिखा था, डेल्टा बी तो लिख लिए हो ना, बी पहले निकालेंगे, B1 B2 हो गया। चेक करना चाहो चेक कर लो, लंबा सवाल है। ये देखो, Q इक्वल टू माइनस डी फाई बाई आर, एन ए बी टू माइनस वी वन बाई आर, एन ए म्यू नॉट एन आई वन माइनस आई टू बाई आर। वही सारी चार टॉपिक लिखे हमने। B1 B2 भी अलग से निकाला था। EMF जनरेटेड पूछा है। EMF हाँ, तो कौन सा सही हुआ, सी वाला। डी सही है, माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2। अरे R1 R2 देख लो कौन सा है। ये भी सवाल अब वही सब है पीछे जो बता चुके हैं कि नहीं। लॉन्ग सॉलिनॉइड हैज 1000 टर्न्स, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सॉलिनॉइड, दिस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड पूछा है। कहाँ तक हो गया ये, चलो यहाँ पर आने दो, है ना। लगा लो, नहीं तो लगाना हो। हम नया टॉपिक भी शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्लोज कर दें, कहाँ से होगा है?
क्लोज करो वाला लाओ। कौन सा? ये है? यहाँ से होगा? नोट चलो, बहुत सारे टॉपिक हैं अभी, है ना? अब वो अभी लाइट का आप है पार्ट, पूरी लाइट का पार्ट है, अभी हम छोड़ दे रहे हैं उसको। हो सकता हो चौधरी साहब पढ़ाएं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाए, सॉरी वेव पूरा पढ़ाया था उन्होंने, तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों है। अगर वो कोई पोर्शन कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, और नहीं कहेंगे तो आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी 15 दिन अभी मेरा क्लास रहेगा, ये पूरा 15 दिन हमारा क्लास 2 हफ्ता रहेगा, मेरा ही रहेगा। अभी उसके बाद बोर्ड का एग्जाम है, तो हम ही इंचार्ज हैं उसके, तो हम नहीं रहेंगे उस समय, है ना? तो वो फिर पढ़ाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर एटम्स और न्यूक्लियाई है, और अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ा देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पढ़ा देंगे उसको भी। इसके बाद क्या? उसके बाद कहाँ? पढ़ाए हैं? चलो ठीक है, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी और पूरा मैग्नेटिज्म बताना है, और स्पेक्ट्रम बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आगे भी आएगा हमारा, वो चाहे अभी पढ़ा दे चाहे बाद में, एक ही बात है। हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा देना है। अब वो पूरा पढ़ाएंगे, इधर का पूरा 4 चैप्टर में पढ़ा दूंगा, टाइम लगेगा उनको पढ़ाने में भी, है ना? तो देखिए इसमें होता है एक, पहले है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। अब इसको लिखो मत, ध्यान से पहले समझो। जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बहुत रिच है, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे भी जाएंगे, और बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में आप उतने डेप्थ में नहीं कर पाओगे, ये जान लो। फिजिक्स में जितनी डेप्थ में कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री में उतने कैलकुलेशन का डेप्थ नहीं है, थ्योरी आपके सिलेबस में ही नहीं है उतना। तो यहाँ जो बताया जाएगा उसका डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। हम एनर्जी निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R से निकालेंगे, तो वो केमिस्ट्री में वो सब नहीं था ना, तो इसीलिए इसमें ज्यादा डेप्थ है। बाकी इस पार्ट में भी है। तो पहला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तो किन किन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है? 3 प्रोसेस होते हैं। एक है थर्मियनिक एमिशन। थर्मियनिक एमिशन, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो टेम्परेचर के इफेक्ट से, यानी उसकी एनर्जी जब बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, तो मेटल को छोड़ करके बाहर आ जाता है, तो वो कहलाता है थर्मियनिक एमिशन। तो सबसे पहले इसको जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, बाद में एडिसन ने फिर बल्ब बनाया, उससे लाइट का करंट फ्लो करने पर लाइट का एमिशन हुआ, है ना? तो पहले इलेक्ट्रॉन का ही एमिशन होता है, बाद में जब हीट बहुत ज्यादा होगी तब लाइट का एमिशन होता है। फिर दूसरा एक एमिशन है जिसको कहते हैं फील्ड एमिशन। अगर हम बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें
तो कितना स्ट्रांग, अबाउट 10 टू द पावर 10 वोल्ट, बहुत हाई है। तो वो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में माने निकाल सकता है, या उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है एनर्जी की कि वो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, तो उसको कहते हैं फील्ड एमिशन। तीसरा एक और प्रोसेस है, अगर किसी मेटल पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अब सुटेबल फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, उसमें एक टर्म बाद में आएगा वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, यानी न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकाल सके। तो वो किसी एटम के अंदर का भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हो सकते हैं, यानी जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है वही निकलेगा, ना कि उसके अंदर जो एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा। तो इसमें एनर्जी होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, वो तो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो चाहिए एनर्जी वो होता है। हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं। मेटल पर अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो तो उसमें भी इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सके, लेकिन एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से अधिक जब फ्रीक्वेंसी होगी तब, तो वो जो मिनिमम एनर्जी है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, है ना। और अलग अलग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका अलग अलग नाम है। जब हम उसको हीट करते हैं, जैसे कोई फिलामेंट अगर होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई फिलामेंट है और इसको हम हीट कर रहे हैं बाई सप्लाई सर्टेन करंट, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, फर्मियंस। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इनको फर्मियंस कहा गया। थर्मियानिक एमिशन है तो उसको कहते हैं थर्मियंस। इलेक्ट्रॉन वही है। जब हम किसी मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएं और इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगे, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो एमिशन है वही कहलाता फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसको कहा गया। सबसे पहले ये तो ऐसे बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया सबसे पहले वो हर्ट्ज ने दिया था 1887 में, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे। स्टडी क्या, उसको एक्सपेरिमेंटली जब जनरेट कर रहे थे उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और उनका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने किया था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें उन्होंने दो ऐसे बॉल लिए थे, दो प्लेट के बीच में, मेटल प्लेट ए, मेटल प्लेट बी, और ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, या ए डैश और बी डैश मान ले, तो इसमें स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस पर एक लाइट हम इंसिडेंट करा देते हैं तो इलेक्ट्रिक स्पार्क इजीली होने लगता है। पहले जिस डिफिकल्टी से होता था वो इजी हो जाता है। इसका मतलब कि देयर इज सर्टेन इफेक्ट ऑन द चार्जिंग बाय द इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी जब लाइट पड़ती है तो उसके जो स्फीयर पर चार्ज जनरेट हो रहा है उसमें कुछ चेंज आ गया, तभी इजीली इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगा। तो सबसे पहले उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी। जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट हो ड्यू टू द एमिशन ऑफ लाइट, ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन इट, तो उसी को कहा गया फिर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फिर अलग अलग कई साइंटिस्ट इसके इस प्रोसेस पर स्टडी किए। हर्ट्ज थे, लेनार्ड थे, मिल्कन थे, हलवास थे, कई साइंटिस्टों ने अलग अलग स्टडी की। और बाद में जो डीप एक्सप्लेनेशन दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जो रिजल्ट लेनार्ड और मिल्कन ने या हर्ट्ज ने आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, उसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया 1905 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1919 में जाकर के आइंस्टीन को, ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रांग थ्योरी उस समय दिया था, तो वो था प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, वो भी इसी टॉपिक में है। अब इसमें जो और स्टडी है वो है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें जब लाइट इंसिडेंट होगी तो किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है उस पर, रेट ऑफ एमिशन पर, या जो एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट होता है, वो लेनार्ड ने और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। तो उनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे, उसमें एक सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उसमें ये अरेंजमेंट एक लिया गया है, ऐसे एक विंडो है, यहाँ पर एक प्लेट है मेटल प्लेट, और यहाँ एक दूसरा मेटल प्लेट है, और विंडो को ऐसा रखा गया कि इसके पार्ट्स को या स्लिट को हम डिफरेंट पार्ट में ओपन कर सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो ये मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होगा, तो इसको हम बदल सकते हैं, स्लिट की थिकनेस को बदल करके इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। जितना ज्यादा थिक होगा स्लिट, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा। दूसरा, यहाँ अलग अलग कलर के हम फिलामेंट ले सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। अलग अलग कलर के फिलामेंट लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, जो फ्रीक्वेंसी उससे इजेक्शन होगा फिलामेंट से, उस लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो दो चीजों का यहाँ हम चेंज करके इस पर ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, या उन्होंने लिया। और जो डिफरेंट, पहला तो इंटेंसिटी का लिया, और दूसरा फ्रीक्वेंसी का चेंज करके ऑब्जर्वेशन लिया था। और इसमें जो और ये एक कम्यूटेटर उसमें लगाया गया, या ऐसे ही रखे, ओपन है ये, और यहाँ एक बैटरी है, फिर एक रिहास्टेट, अब इसमें ये दो की है, सॉरी 2 पेयर्स है, 1 और 2 पेयर्स ऑफ की है, इसको कहते हैं कम्यूटेटर सी। अब देखिए कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें इसमें अरेंजमेंट है। ये है कैथोड के, मान लो ये है प्लेट पी। इसमें अरेंजमेंट ये किया गया, अगर हम 1 और 1 को क्लोज कर दें और इसको ओपन रखें, तो 1 और 1 को क्लोज करने का मतलब हुआ ये क्लोज है और ये क्लोज है, तो यहाँ देखिए ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला ये माइनस हो जाएगा। जब हम विंडो के कुछ पार्ट को ओपन करेंगे, यानी स्लिट के कुछ पार्ट को ओपन करेंगे, तो एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का और एक डिफिनिट इंटेंसिटी का लाइट इस सरफेस पर, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ की एनर्जी बहुत कम होती है। इसका मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे अपने आप यहाँ नहीं पहुंच सकते, या कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जाते हैं। अगर सेल्फ की एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज्ड पाथ होता है, जिससे
एक डिफिनिट करंट फ्लो करता है। जब हम इसको प्लस 1 को क्लोज करके यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसमें, इस डायरेक्शन में प्लस टू माइनस, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा प्लेट। तो इसका मतलब जिनके पास कम एनर्जी थी वो भी प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और प्लेट पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इसमें करंट का वेरिएशन होगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो जो दो ऑब्जर्वेशन लिए, पहला तो उन्होंने लिया फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और अलग अलग इंटेंसिटी पर ग्राफ प्लॉट किया बाय वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से हम एक देखिए रिहास्टेट, और हमने एक सेटअप ऐसा लिया जिसमें रिहास्टेट को चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस को बदला जा सकता है। फिर कम्यूटेटर में 1 की से 2 की पर लगाकर इसकी पोलरिटी भी चेंज कर सकते हैं, प्लस और माइनस को बदल सकते हैं। तो जब हम 1 को लगाए रहे और करंट का ऑब्जर्वेशन लिया तो एक डिफिनिट करंट से शुरू होकर के पहले करंट थोड़े देर तक वेरी किया विथ वोल्टेज, उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब ये सैचुरेशन करंट है, मैक्सिमम करंट का मतलब सैचुरेशन करंट। जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे 1 सेकंड में, सबके सब यहां पर पहुंच रहे हैं। अब और इलेक्ट्रॉन ही नहीं इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, तो करंट की वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी, हम चाहे जितना वोल्टेज आगे बढ़ा लें। फिर जब कम्यूटेटर की को बदला 2 पर लगाया, तो जैसे ही 2 पर लगाएंगे तो अब देखिए ये माइनस वाला यहां हो गया और ये प्लस वाला यहां हो गया, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, जिससे अब इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे थे वो रिपेल होने लगेंगे, प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे। तो एट सर्टेन डेफिनिट निगेटिव वोल्टेज करंट हो गया 0। तो जिस वोल्टेज पर करंट 0 हो गया उसको कहा गया कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाता है। अब फिर यही ऑब्जर्वेशन उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ा करके किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी न्यू को फिक्स रखा। जब लाइट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट को ओपन करके, स्लिट की विड्थ को बढ़ा करके, तो फिर इसी तरह का ग्राफ मिला, लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ गया। सैचुरेशन करंट अगर ये इंटेंसिटी आई था और ये 2 आई है, तो सैचुरेशन करंट आई के प्रोपोर्शनल में बढ़ा। इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन भी बढ़ा। इलेक्ट्रॉन जो 1 सेकंड में निकल रहे थे वो बढ़ गए होंगे, तभी ना करंट बढ़ेगा। तो जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट बढ़ा, लेकिन कट ऑफ वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इससे उन्होंने 2 रिजल्ट निकाले। एक रिजल्ट ये निकाला कि जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब ये कट ऑफ वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, और ये होता है Q इंटू V। अब यहाँ Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है, V पोटेंशियल के जगह पर V है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रुकेगा, तब जाकर के करंट 0 होगा। तो इसका मतलब कि ये जो डिटरमिन करता है, ये कट ऑफ वोल्टेज, ये क्या डिटरमिन करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने एक रिजल्ट और भी बताया, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर कट ऑफ वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, तो ये उन्होंने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नहीं तो वो भी चेंज हो जाता, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये उन्होंने रिजल्ट, तो ये इससे 2 रिजल्ट निकाले। फिर इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने रिपीट किया, लेकिन अब एक पैरामीटर जो कांस्टेंट रखा था फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को बदला और इंटेंसिटी को फिक्स रख दिया। तो फिर यही जब दोहराया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए करंट का, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट
और वोल्टेज में फिर ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ मिला। तो क्या कांस्टेंट है? इंटेंसिटी। कांस्टेंट क्या है? इंटेंसिटी। बदला क्या? फ्रीक्वेंसी। ये न्यू1 है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू3 है। न्यू3 बड़ा है न्यू2 से, न्यू1 से न्यू2 बड़ा है। तो ये देखा गया कि जो कट ऑफ वोल्टेज है वो ज्यादा निगेटिव हो गया पहले के रिस्पेक्ट में। ये कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा निगेटिव हुआ, लेकिन सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं हुआ। सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क ना होने का मतलब है कि रेट ऑफ एमिशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं तो वो चेंज हो जाता। लेकिन कट ऑफ वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज है। और कट ऑफ वोल्टेज क्या डिटरमिन करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उससे उन्होंने एक रिजल्ट और दो रिजल्ट और निकाले। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेकेंड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिर बाद में उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में ग्राफ प्लॉट किया या कट ऑफ वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आया, ऐसे एक ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। किसमें? ये फ्रीक्वेंसी है, इस पर चाहे हम कट ऑफ वोल्टेज लें V0 या K मैक्स, लेकिन ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर जीरो हो गया। इसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? जो पॉसिबल ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव। तो ये बताता है कि अगर एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज कर रहे हैं तो किसी मेटल सरफेस से हो सकता है फोटो एमिशन ना हो। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। सबसे कम किसके लिए है? सीजियम, फर्स्ट ग्रुप का सबसे लोअर मेटल। फ्रेंशियम होता है तो रेडियो एक्टिव है, उसके ऊपर क्या है? सीजियम है। पोटेशियम, लिथियम, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके लिए वैल्यू थ्रेशोल्ड यानी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, या कट ऑफ वोल्टेज भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनकी सबसे कम होगी, यानी वर्क फंक्शन भी उनका कम होगा। यानी वो कम फ्रीक्वेंसी पर इजेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वर्क फंक्शन भी कम है। वर्क फंक्शन जो W आएगा निकालने पर वो होता है H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जितना कम है वर्क फंक्शन उतना ही कम होता है, कम होगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाता है। इसीलिए जो फोटो सेल बनते हैं उसमें हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स, लिथियम है ना, सीजियम, इन सबको यूज करते हैं, जिससे लाइट यानी कम फ्रीक्वेंसी पर ही लाइट, कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक एमिशन पॉसिबल हो। तो इनका यूज कहाँ है? फोटो सेल के बनाने में, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया गया। और इसमें एक रिजल्ट और आया, इन्हीं रिजल्ट को कलेक्ट करके फिर फोटो इलेक्ट्रिक लॉज बने। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, उनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक। तो उसमें 5 रिजल्ट्स हैं। 5 रिजल्ट कौन कौन से? यही जो अभी बताए हैं, 2 यहां से और 2 यहां से, और एक ये लिया गया, और एक हाइपोथेटिकल है। एक हाइपोथेटिकल क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है
वो कैसा होता है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा तुरंत इजेक्शन होता है, यानी कोई टाइम लैग नहीं होता ऑन द इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इनमें दो कोई टाइम लैग, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए जो मिनिमम टाइम है वो 10⁻⁹ सेकंड के पहले ही इजेक्शन होने लगता है। इसका मतलब कोई प्रैक्टिकल टाइम तो यही है 10⁻⁸ सेकंड, इसको सेक कहते हैं, SHAKE, मिनिमम प्रैक्टिकल टाइम है ये, इससे छोटा टाइम अभी निकाला नहीं गया, तो इसीलिए ये टाइम लिया गया है, ये उससे भी छोटा है कि नहीं। तो इसका मतलब कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, हालांकि इसका मेजरमेंट तो नहीं किया गया, ऐसा रिजल्ट दिया गया हुआ। तो इन्हीं को बाद में फोटो इलेक्ट्रिक लॉज कहे गए, जो लेनार्ड और मिल्टन ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से निकाला था, और इसी का एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आइंस्टीन ने, बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वो एक बिग थ्योरी है, वो एक बड़ी थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद वो आया था 1900 में, लेकिन वो थ्योरी तब तक अंधेरे में था जब तक कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन उस थ्योरी के बेसिस पर नहीं दिया गया। जब उस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी थ्योरी है। और जितने फिर क्वांटम मैकेनिक्स आया, उसमें सब में यही रिजल्ट यूज किया गया, जिसको कहा गया फोटॉन या क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी उसमें था ना, एक डिफिनिट एनर्जी पैकेट होता है जिसको हम क्वांटा कहते हैं, या बाद में जीएन लेविस ने 1927 में उसका नाम फोटॉन रखा था, पहले तो क्वांटा ही कहा जाता था उसको। तो ये पूरा सेटअप जो है अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे, उसको शुरू से एक एक टॉपिक है, ये लंबा टॉपिक है और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं एक ही चैप्टर से। कल है मेरा क्लास।